गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का टॉपिक है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स, पदार्थों के चुंबकीय गुण। इसमें देखिए फर्स्ट पॉइंट है एयर और वैक्यूम। हवा या निर्वात का जो परमिएबिलिटी होता है वो म्यू नॉट होता है। हर मीडियम की अलग अलग परमिएबिलिटी होती है। एयर या वैक्यूम की परमिएबिलिटी म्यू नॉट, और कोई सब्सटेंस है या कोई अदर मीडियम है उसकी परमिएबिलिटी को हम लोग म्यू से डिनोट करते हैं। परमिएबिलिटी को हिंदी में पारगम्यता कहते हैं। सेकेंड पॉइंट देखिए, एक एटम है। एटम के सबसे अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के चारों तरफ ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के चक्कर लगाने से ऑर्बिट में एक करंट फ्लो होता है। उस करंट के चलते चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनता है। तो इस आधार पर एटम दो तरह के होते हैं। एटम कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के। एक वैसा एटम जो अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, और एक वैसा एटम जो अपने चारों तरफ कोई भी नेट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करता है। ये प्रोड्यूस इसलिए नहीं करता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो सारे एटम के अंदर होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन अगर पेयर्ड हो तो उनका स्पिन अपोजिट होने के चलते मैग्नेटिक फील्ड कैंसिल हो जाता है। ठीक है, तो वैसे एटम जिनमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, पेयर्ड स्पिन हो, तो उनमें नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो होता है। और जिसमें अनपेयर्ड स्पिन होता है उसमें एक नेट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो एटम को हिंदी में क्या कहेंगे? परमाणु। एटम दो टाइप का हो गया, एक वैसा एटम जो अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, और एक वैसा एटम जो अपने चारों तरफ कोई भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करता है। तो वह एटम जो अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, एक तरीके से देखा जाए तो वो एक छोटा सा बार मैग्नेट की तरह होगा, जिसको हम एटॉमिक डाइपोल कहेंगे। एटम चूंकि बहुत छोटा होता है, और वह एटम जो अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, वह एटम बहुत छोटे से चुंबक की तरह काम करता है। तो उस छोटे से चुंबक को हम एटॉमिक डाइपोल कह सकते हैं, और उसका ये सिंबल होता है। तो ये जो सिंबल है एरो, ये सिंबल बता रहा है एक एटम को। ये एक एरो मतलब वन एटम। ठीक है, तो ये एरो का मतलब हो गया कि वैसा एटम जिसमें कुछ न कुछ अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, यानी जिसमें कुछ न कुछ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है। और एक वैसा एटम है जो अपने चारों तरफ कोई भी नेट फील्ड प्रोड्यूस नहीं करता है। उस एटम को हम लोग सिंपली ऐसे डिनोट करते हैं। ये एटम कोई भी फील्ड प्रोड्यूस नहीं कर रहा, ये वाला एटम जो है अपने चारों तरफ फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। एरो से इसलिए दर्शाते हैं कि जब भी कोई एटम फील्ड प्रोड्यूस करेगा तो वह एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, और मैग्नेट में एक डाइपोल मोमेंट होता है साउथ पोल से नॉर्थ पोल की ओर। तो ये एरो वही बता रहा है कि वो जो मैग्नेट है उसमें एक मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है। तो चूंकि एटम मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है, तो ऐसे छोटे से मैग्नेट को हम एटॉमिक डाइपोल कहते हैं। मान लीजिए ये एक बार मैग्नेट है जिसमें दो पोल है, साउथ पोल नॉर्थ पोल। तो इस बार मैग्नेट के बाहर जो फील्ड का डायरेक्शन होगा वो नॉर्थ से साउथ की ओर होगा, लेकिन मैग्नेट के अंदर जो फील्ड का डायरेक्शन होता है वो साउथ पोल से नॉर्थ पोल की ओर होता है। यानी किसी भी बार मैग्नेट के बाहर भी मैग्नेटिक फील्ड होता है और अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड होता है। अंदर में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन साउथ पोल से नॉर्थ पोल की ओर होता है। ठीक, और मैग्नेट में एक डाइपोल मोमेंट भी होता है, डाइपोल मोमेंट जिसका डायरेक्शन साउथ पोल से नॉर्थ पोल की ओर होता है। इसको एम से डिनोट करते हैं, वेक्टर एम। ये एक सब्सटेंस है, ये अनमैग्नेटाइज है, इसमें कोई भी मैग्नेटिज्म वाला बात नहीं है। तो चूंकि ये सब्सटेंस अनमैग्नेटाइज है, इसलिए इसके अंदर कोई भी फील्ड नहीं होगा, इसमें कोई भी डाइपोल मोमेंट नहीं होगा। यानी इसका हम लिख सकते हैं कि अंदर में कोई भी फील्ड नहीं है और डाइपोल मोमेंट जीरो है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। अब देखिए चौथा पॉइंट क्या है? सब्सटेंस। सब्सटेंस को हिंदी में क्या कहेंगे? पदार्थ। सब्सटेंस तीन तरह का होता है। एक हो गया डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस, एक हो गया पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, एक हो गया फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस को प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं,
फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को लौह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। तो डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस ऐसे एटम से मिलकर बनता है जिसमें कोई भी नेट डाइपोल मोमेंट नहीं होता। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस ऐसे एटम से मिलकर बनता है जिसमें एक नेट डाइपोल मोमेंट होता है, ठीक है। और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के एटम में भी नेट डाइपोल मोमेंट होता है, तो ऐसे एटम को हम लोग एरो से डिनोट करेंगे। लेकिन ये जितने भी एटम होते हैं ये सब रेंडमली ओरिएंटेड होते हैं, सब अलग अलग डायरेक्शन में होते हैं। जैसे ये एक एटम है, इसका डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में है, ये दूसरा एटम है, इसका डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में है, ये तीसरा एटम है, इसका डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में है। चूंकि डाइपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए ये जो रेंडमली ओरिएंटेड होता है, इस सारे वेक्टर को जब ऐड करिएगा तो नेट डाइपोल मोमेंट कितना आ जाएगा? 0। यहां पर तो एटम में कोई भी डाइपोल मोमेंट नहीं है, क्योंकि इसका जो एटम है ये कौन सा एटम है जो कोई भी फील्ड प्रोड्यूस नहीं कर रहा। तो चूंकि ये जो एटम है इसका कोई भी मैग्नेटिक मोमेंट नहीं है, इस एटम का भी मैग्नेटिक मोमेंट 0 है, तो यहाँ पर सारे एटम का मैग्नेटिक मोमेंट 0 है, इसलिए नेट मैग्नेटिक मोमेंट 0 होगा। यहाँ पर सारे एटम का मैग्नेटिक मोमेंट है, लेकिन ये सब रेंडमली ओरिएंटेड है, इसलिए नेट मैग्नेटिक मोमेंट 0 होगा। यहाँ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में क्या होता है कि थोड़े से जगह में, ये देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, ये थोड़े से जगह में कुछ डाइपोल्स क्या होता है एक दूसरे से स्ट्रांगली इंटरैक्ट करता है, जिसके वजह से वो सेम डायरेक्शन में अरेंज हो जाता है। तो इतना सा जो पार्ट है, इस पार्ट को हम डोमेन कहते हैं। क्या कहेंगे? डोमेन। तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस किस में बटे होते हैं? डोमेन में। जैसे यहाँ पर हम काउंट करें तो ये फर्स्ट डोमेन है, सेकेंड डोमेन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, यहाँ टोटल 8 डोमेन है। ऐसे हजारों करोड़ों लाखों डोमेन होते हैं सब्सटेंस के अंदर। तो कोई भी जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है वो डोमेन में बटे होते हैं। एक डोमेन के अंदर जितने भी डाइपोल्स होते हैं, मान लो एक डोमेन के अंदर 10,000 एटॉमिक डाइपोल है, वो सारे एक डायरेक्शन में होते हैं। लेकिन दूसरे डोमेन के जितने भी डाइपोल हैं वो भी सारे एक डायरेक्शन में होंगे, लेकिन अलग अलग डोमेन अलग अलग डायरेक्शन में ओरिएंटेड होते हैं। इस डोमेन का डायरेक्शन इधर है, इसका इधर है, इसका इधर है, यानी डोमेन्स भी रेंडमली ओरिएंटेड होते हैं, जिस कारण से नेट मैग्नेटिक मोमेंट 0 होता है। अगर हम एक डोमेन की बात करें तो इस डोमेन का मैग्नेटिक मोमेंट होगा, इस डायरेक्शन में नेट मैग्नेटिक मोमेंट होगा, क्योंकि यहाँ पर 3 एटम दिखाया गया है। इस एटम का मैग्नेटिक मोमेंट, इसका मैग्नेटिक मोमेंट, इसका मैग्नेटिक मोमेंट, तीनों का मैग्नेटिक मोमेंट ऐड करेंगे तो एक नेट मैग्नेटिक मोमेंट इस डायरेक्शन में आएगा। तो यहाँ पर डोमेन तो मैग्नेटाइज हो गया है, लेकिन पूरा सब्सटेंस अनमैग्नेटाइज है। ये डोमेन क्या है? चुंबकित है, मैग्नेटाइज है, क्योंकि इसमें नेट डाइपोल मोमेंट है, लेकिन पूरा सब्सटेंस अनमैग्नेटाइज है, क्योंकि डोमेन अलग अलग डायरेक्शन में ओरिएंटेड है, यानी संरेखित है। तो यहां पर सब्सटेंस 3 तरह का हो गया: डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस को हिंदी में कहेंगे प्रतिचुंबकीय पदार्थ। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस हो गया अनुचुंबकीय पदार्थ। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस हो गया लौह चुंबकीय पदार्थ। डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस किस तरह के एटम से बनता है? जिसका डाइपोल मोमेंट 0 हो। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के एटम में डाइपोल मोमेंट तो होता है, लेकिन सब रेंडमली ओरिएंटेड होता है, इसलिए नेट डाइपोल मोमेंट 0 होता है। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस डोमेन्स में बटे होते हैं। डोमेन का डाइपोल मोमेंट होता है, लेकिन चूंकि डोमेन भी रेंडमली ओरिएंटेड होते हैं, इसलिए नेट डाइपोल मोमेंट 0। कहने का मतलब तीनों ही सब्सटेंस का नेट डाइपोल मोमेंट 0 होता है, यानी अभी ये तीनों सब्सटेंस क्या है? अनमैग्नेटाइज। तो सवाल है, क्या इनको हम मैग्नेटाइज कर सकते हैं? तो हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। हम डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस को भी मैग्नेटाइज कर सकते हैं, पारा को भी और फेरो को भी। तो इसको कैसे करते हैं? तो इसके लिए क्या करते हैं, एक एक्सटर्नल फील्ड लेते हैं, ठीक है। एक मैग्नेटिक फील्ड में इस तीनों सब्सटेंस को हम बारी बारी से रखते हैं, ये तीनों सब्सटेंस मैग्नेटाइज होगा। अब देखिए ये कैसे मैग्नेटाइज होता है, इसको समझिए। ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, जिसको हम लोग बी नोट से डिनोट किए हैं। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में ये पहला सब्सटेंस है डाईमैग्नेटिक, दूसरा सब्सटेंस है पैरामैग्नेटिक, तीसरा सब्सटेंस है फेरोमैग्नेटिक।
तो ये जो डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस है, इसको जैसे ही आप फील्ड में रखिएगा, एक्सटर्नल फील्ड में, तो इसके अंदर का जितना भी एटम है वो मैग्नेटाइज होता है, लेकिन फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। देख रहे हैं, एक्सटर्नल फील्ड इस डायरेक्शन में है, जबकि इसके अंदर का जो एटम है वो उल्टा डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हुआ है। अगर हम सारे एटम के मैग्नेटिक मोमेंट को जोड़ दें तो एक नेट मैग्नेटिक मोमेंट इस डायरेक्शन में बनता है। तो चूंकि इसमें नेट मैग्नेटिक मोमेंट आ गया, सारे वेक्टर एक डायरेक्शन में है, जब सारे मैग्नेटिक मोमेंट को ऐड करोगे तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट इस डायरेक्शन में आएगा। इसका मतलब ये सब्सटेंस मैग्नेटाइज हो गया, मतलब ये मैग्नेट बन चुका है। इसका साउथ पोल इधर होगा और नॉर्थ पोल इधर होगा, क्योंकि मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन साउथ पोल से नॉर्थ पोल की ओर होता है। उसी तरह जब हम पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को किसी एक्सटर्नल फील्ड बी नॉट में रखेंगे तो इसके अंदर के जितने भी एटॉमिक डाइपोल्स हैं जो कि रेंडमली ओरिएंटेड थे, वो मैग्नेटिक फील्ड के कारण क्या होंगे, सब फील्ड के डायरेक्शन में जाकर सेट हो जाएंगे। ये तो आपको कॉन्सेप्ट हम दिए थे कि जब भी किसी मैग्नेटिक फील्ड में किसी डाइपोल को रखते हैं तो वो डाइपोल घूमकर फील्ड के अलोंग सेट होता है। तो यहाँ पर ये सारा डाइपोल फील्ड के अलोंग सेट हो गया, इसीलिए इसमें एक नेट मैग्नेटिक मोमेंट इंड्यूस होगा और ये मैग्नेटाइज हो जाएगा। इसका साउथ पोल इधर होगा, नॉर्थ पोल इधर होगा। इसमें क्या होगा, जितने भी डोमेन्स हैं सारे डोमेन्स एक ही डायरेक्शन में सेट हो जाएंगे, यानी एक्सटर्नल फील्ड के डायरेक्शन में। तो इसमें भी एक नेट मैग्नेटिक मोमेंट आएगा, इसका मतलब यह भी मैग्नेटाइज हो गया, साउथ पोल इधर होगा, नॉर्थ पोल इधर हो गया। तो अब यहाँ पर समझने वाला बात यह है कि डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस भी मैग्नेटाइज होता है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस भी मैग्नेटाइज होता है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस भी मैग्नेटाइज होता है। लेकिन डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस फील्ड के उल्टे डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होता है। फील्ड का डायरेक्शन ये है तो डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस इधर मैग्नेटाइज हुआ। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस फील्ड के डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होता है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस भी फील्ड के डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होता है। तो तीन सब्सटेंस है, डाई, पारा, फेरो। तीनों सब्सटेंस में पहला सब्सटेंस फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, इसका नाम यह प्रतिचुंबकीय। प्रति का मतलब होता है उल्टा, यानी जो डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं, जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ होते हैं, वो फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होते हैं और ये वीकली मैग्नेटाइज होते हैं। ध्यान रखिएगा, वीकली यानी ये चुंबकित होते हैं लेकिन अल्प चुंबकित होते हैं। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस भी वीकली मैग्नेटाइज होता है, बहुत स्ट्रांग मैग्नेट नहीं बनेगा, अल्प चुंबकित होता है। लेकिन फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जो होता है वो स्ट्रांगली मैग्नेटाइज होता है। तो तीन सब्सटेंस हो गया, डाई, पारा, फेरो। फिर से सुन लीजिए, डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में वीकली मैग्नेटाइज होता है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस फील्ड के ही डायरेक्शन में वीकली मैग्नेटाइज होता है, जबकि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस फील्ड के डायरेक्शन में स्ट्रांगली मैग्नेटाइज होता है। तो चूंकि ये वीकली मैग्नेटाइज होता है इसलिए m का वैल्यू स्मॉल होगा, और चूंकि फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में m का वैल्यू है तो ये m निगेटिव m होगा। इस m वेक्टर को हम निगेटिव मानेंगे क्योंकि ये फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो m का वैल्यू स्मॉल होगा। इसमें भी m का वैल्यू स्मॉल होगा लेकिन पॉजिटिव होगा, क्योंकि फील्ड के डायरेक्शन में m है इसलिए m पॉजिटिव होगा। और वीकली मैग्नेटाइज है, यानी ये चुंबकित हुआ है, ये मैग्नेट तो बन गया, जैसे आपने फील्ड में रखा तो ये मैग्नेटाइज हो गया, मैग्नेट बन गया, लेकिन ये वीक मैग्नेट बना है। तो जब वीक मैग्नेट होगा तो वीक मैग्नेट का डाइपोल मोमेंट वीक होगा, यानी कम होगा। तो यहाँ पर m क्या होगा, पॉजिटिव स्मॉल, और इसमें m क्या होगा, पॉजिटिव होगा लेकिन लार्ज होगा। चूंकि ये डोमेन्स एक बार जब फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन होता है तो ये बड़ी स्ट्रांगली मैग्नेटाइज होता है। तो m का वैल्यू पॉजिटिव लार्ज, m का वैल्यू पॉजिटिव स्मॉल, m का वैल्यू नेगेटिव स्मॉल। क्लियर है? अब हम बात करते हैं कि जो डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस है इसके अंदर नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो आप डायग्राम से देख सकते हैं कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट इस डायरेक्शन में है, सब्सटेंस के अंदर से ये पास हो रहा है ये लाइन, इसका मतलब सब्सटेंस के अंदर दो फील्ड है, एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है बी नॉट, और एक देखिए ये जैसे ही मैग्नेटाइज हुआ तो ये तो मैग्नेट बन गया। तो आपको बताए थे कि कोई भी मैग्नेट के अंदर एक फील्ड होता है जिसका डायरेक्शन साउथ पोल से नॉर्थ पोल की ओर होता है। तो
ये जो फील्ड है एक्सटर्नल फील्ड, इस फील्ड में रखने से पहले ये अनमैग्नेटाइज था, यानी इसके अंदर कोई फील्ड नहीं था। लेकिन जैसे ही इस पदार्थ को आपने इस फील्ड में रखा तो रखते देरी इसके अंदर से ये एक्सटर्नल फील्ड पास हो रहा है, तो इसके अंदर एक्सटर्नल फील्ड तो है ही, बी नॉट तो है ही, साथ ही साथ एक्सटर्नल फील्ड में आने के वजह से ये उल्टा डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होता है, यानी ये अब मैग्नेट बन चुका है, तो इसके अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड आएगा। चूंकि ये मैग्नेटाइज हो गया तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, जिसको इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं, जिसका डायरेक्शन साउथ पोल से नॉर्थ पोल की ओर होगा। तो एक उल्टा इंड्यूस्ड फील्ड बनेगा। इंड्यूस्ड फील्ड का वैल्यू कम होता है एक्सटर्नल फील्ड से, याद रखिएगा, इंड्यूस्ड फील्ड इज लेस देन एक्सटर्नल फील्ड। तो अब देखिए इस पदार्थ के अंदर दो फील्ड है, एक फील्ड तो एक्सटर्नल फील्ड है, मान लो एक्सटर्नल फील्ड 10 टेस्ला है, और इंड्यूस्ड फील्ड मान लो 3 टेस्ला है, तो नेट फील्ड कितना होगा 10 - 3 यानी 7 टेस्ला होगा, और उसका डायरेक्शन क्या होगा, मेन फील्ड के डायरेक्शन में होगा। तो इसका मतलब नेट मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा बी नॉट माइनस बी आई। बी आई हो गया इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। यहां पर देखो एक्सटर्नल फील्ड बी नॉट तो है ही, और जब ये मैग्नेटाइज हो गया तो यहां पर साउथ से नॉर्थ पोल की ओर एक इंड्यूस्ड फील्ड बनेगा बी आई, और एक्सटर्नल फील्ड बी नॉट, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो नेट फील्ड कितना होगा बी नॉट प्लस बी आई। और इसमें भी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में भी एक इंड्यूस्ड फील्ड होगा साउथ पोल से नॉर्थ पोल की ओर, और एक मेन फील्ड यानी एक्सटर्नल फील्ड तो है ही बी नॉट, तो बी नॉट भी आगे है और इंड्यूस्ड फील्ड भी साउथ से नॉर्थ आगे है, तो यहां पर दोनों ऐड करेंगे तो नेट फील्ड कितना हो जाएगा बी नॉट प्लस बी आई। इसका मतलब डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर नेट फील्ड एक्सटर्नल फील्ड से थोड़ा कम होता है। एक्सटर्नल फील्ड अगर 10 टेस्ला है तो अंदर में कितना हो जाएगा 10 - 3 7 टेस्ला होगा। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर जो नेट फील्ड होगा बी, वो एक्सटर्नल फील्ड बी नॉट से थोड़ा ज़्यादा होगा। मान लो एक्सटर्नल फील्ड 10 टेस्ला है तो अंदर में 10 + 3 13 टेस्ला होगा, और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में 10 + 5 15 टेस्ला, क्योंकि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस स्ट्रांगली मैग्नेटाइज होता है, तो इसके अंदर जो इंड्यूस्ड फील्ड की वैल्यू होगी वो अधिक होगी। ठीक है, तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड में अगर इस सब्सटेंस को रखा जाए तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन को रिपेल करेगा या अट्रैक्ट करेगा। आप जानते हैं कि अगर लाइन सट जाए तो फील्ड का वैल्यू बढ़ जाता है, और लाइन के बीच का दूरी बढ़ जाए तो फील्ड का वैल्यू घट जाता है। तो चूंकि अंदर में फील्ड का वैल्यू कम है और बाहर में फील्ड का वैल्यू ज़्यादा है, बाहर में फील्ड का वैल्यू कितना है बी नॉट, अंदर में फील्ड का वैल्यू कितना है बी नॉट माइनस बी आई, यानी कम है, इसलिए जब भी ये फील्ड में रखिएगा तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन को दूर भगाता है, रिपेल करता है। इसको फील्ड में रखिएगा तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन को अपनी ओर खींचता है, खींचने की वजह से क्या होगा कि अंदर में फील्ड का वैल्यू बढ़ जाएगा, और ये भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन को स्ट्रांगली खींचता है, ये बहुत ज़्यादा खींचता है क्योंकि अंदर में फील्ड का वैल्यू बहुत ज़्यादा होता है। ये सब अगले क्लास में हम डिस्कस करेंगे, अभी थोड़ा थोड़ा देख लीजिए। डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस में मैग्नेटिक मोमेंट निगेटिव स्मॉल होता है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में मैग्नेटिक मोमेंट पॉजिटिव स्मॉल होता है, और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में पॉजिटिव लार्ज होता है। अब 5 टर्म है जिसको समझना है। फर्स्ट टर्म है मैग्नेटिक इंटेंसिटी, जिसको हम कहते हैं चुंबकीय तीव्रता, इसका सिंबल है वेक्टर एच। सेकेंड है मैग्नेटाइजेशन, जिसका सिंबल है वेक्टर आई, इसको चुंबकन कहते हैं। तो पहले हम समझते हैं मैग्नेटिक इंटेंसिटी क्या होता है। तो देखिए एक्सटर्नल फील्ड बी नॉट बाई म्यू नॉट, इस रेशियो को हम मैग्नेटिक इंटेंसिटी कहते हैं। या सब्सटेंस के अंदर जाकर देखें तो सब्सटेंस के अंदर जैसे ये मान लीजिए एक्सटर्नल फील्ड है, ये एक्सटर्नल फील्ड किस मीडियम में है, एयर में, तो एयर की परमिएबिलिटी होगी म्यू नॉट, और यहाँ पर एक्सटर्नल फील्ड है बी नॉट। ये हो गया सब्सटेंस, ये कोई भी सब्सटेंस हो सकता है, डाई पारा फेरो कोई भी, तो सब्सटेंस की परमिएबिलिटी कितनी है म्यू, और इसके अंदर जो नेट फील्ड है वो बी है। याद रखिएगा नेट फील्ड का डायरेक्शन बी नॉट के अलोंग होता है। ठीक है, डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर नेट फील्ड कम होता है लेकिन डायरेक्शन तो बी नॉट के अलोंग ही होगा। तो यहां पर देख सकते हैं कि वेक्टर एच डिफाइन होता है बी नॉट बाई म्यू नॉट। चूंकि ये बी नॉट का मतलब एक्सटर्नल फील्ड है जो एयर में है, तो बी नॉट बाई म्यू नॉट, और ये जो बी है ये नेट मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सब्सटेंस है, तो उसकी परमिएबिलिटी, इस सब्सटेंस की परमिएबिलिटी कितनी है म्यू, तो बी बाई म्यू और बी नॉट बाई म्यू नॉट, इस रेशियो को हम
मैग्नेटिक इंटेंसिटी H कहते हैं। एक्सटर्नल फील्ड का वैल्यू बढ़ाइएगा, H का वैल्यू बढ़ जाएगा, क्योंकि म्यू नॉट और म्यू ये कांस्टेंट टर्म है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। एसआई यूनिट की बात करें तो ये ऊपर में क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, और नीचे में क्या है, परमिएबिलिटी है। तो मैग्नेटिक फील्ड का ऐसा यूनिट टेस्ला होता है, और परमिएबिलिटी का ऐसा यूनिट टेस्ला मीटर पर एम्पियर होता है। तो यहाँ पर जब रेशियो निकालेंगे तो टेस्ला कैंसिल होगा, और ये पलट के क्या हो जाएगा, एम्पियर पर मीटर। तो मैग्नेटिक इंटेंसिटी का ऐसा यूनिट हो गया एम्पियर पर मीटर। सेकेंड क्या है, मैग्नेटाइजेशन। मैग्नेटाइजेशन का सिंबल है आई। आई बराबर होता है m बाय वी, जहाँ v वॉल्यूम है, इस सब्सटेंस का टोटल वॉल्यूम है, और m है इस सब्सटेंस के अंदर कितना मैग्नेटिक मोमेंट इंड्यूस हुआ। इंड्यूस हुआ माने प्रेरित हुआ, क्योंकि यह सब्सटेंस जब फील्ड से बाहर था तो अनमैग्नेटाइज था, यानी ये मैग्नेट नहीं था, यानी इसका मैग्नेटिक मोमेंट जीरो था। लेकिन जैसे इसको फील्ड में आपने रखा, ये तुरंत मैग्नेटाइज हुआ। अगर डायमैग्नेटिक है तो फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हुआ, पारा या फेरो है तो फील्ड के ही डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हुआ। यानी जैसे ये मैग्नेटाइज हुआ तो इसके अंदर एक नेट मैग्नेटिक मोमेंट आ गया। तो मैग्नेटिक मोमेंट m आया और इसका वॉल्यूम है v, तो मैग्नेटिक मोमेंट इंड्यूस्ड पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड मैग्नेटाइजेशन। यानी m बाय v को क्या बोलते हैं, I। एक और फॉर्मूला होता है इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड बाय परमिएबिलिटी ऑफ एयर। तो इस फॉर्मूला को आप याद करते चलिए। मैग्नेटाइजेशन, चुंबकन, इसका फॉर्मूला होता है पूरे सब्सटेंस में जितना भी टोटल मैग्नेटिक मोमेंट इंड्यूस हुआ और पूरे सब्सटेंस का वॉल्यूम, यानी मैग्नेटिक मोमेंट इंड्यूस्ड पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड मैग्नेटाइजेशन, या इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड बाय परमिएबिलिटी ऑफ एयर। इसका भी ऐसा यूनिट एम्पियर पर मीटर आएगा, क्योंकि ऊपर फील्ड है और नीचे परमिएबिलिटी है। तो दोनों का ऐसा यूनिट हो गया एम्पियर पर मीटर। थर्ड नंबर में है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का सिंबल है काय। इस सिंबल को क्या पढ़ते हैं, काय। इसको कहते हैं चुंबकीय प्रवृत्ति। काय का वैल्यू होता है I बाय H। काय का फॉर्मूला क्या है, ये देखो I है और ये H है, तो I और H का जो रेशियो होता है उसी को हम काय कहते हैं। अब देखो I का भी ऐसा यूनिट है एम्पियर पर मीटर, और H का भी ऐसा यूनिट है एम्पियर पर मीटर। तो ऊपर भी एम्पियर पर मीटर, नीचे भी एम्पियर पर मीटर, कैंसिल आउट हो गया। तो इसका ना कोई यूनिट होगा और ना कोई डायमेंशन होगा, क्योंकि जो डायमेंशन I का होता है वही डायमेंशन H का, जो डायमेंशन मैग्नेटिक इंटेंसिटी की है वही डायमेंशन मैग्नेटाइजेशन की भी है। तो इसलिए काय का कोई यूनिट डायमेंशन नहीं होता। ये बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, तो काय का कोई यूनिट डायमेंशन नहीं होता। अब मान लो दो सब्सटेंस है, किसी का काय कम है और किसी का काय ज़्यादा है। इसका क्या मतलब हुआ, जिसका काय कम है इसका मतलब उसमें I कम है, I कम है इसका मतलब M कम है, यानी वो वीकली मैग्नेटाइज हुआ। और जिसका काय ज़्यादा है उसका I ज़्यादा होगा, I ज़्यादा होगा यानी M ज़्यादा होगा, यानी स्ट्रांगली मैग्नेटाइज होगा। तो इसका मतलब डायमैग्नेटिक सब्सटेंस वीकली मैग्नेटाइज होता है, तो काय का वैल्यू क्या होगा, स्मॉल। और निगेटिव इसलिए होगा क्योंकि I निगेटिव होता है, I निगेटिव इसलिए होगा क्योंकि M निगेटिव होता है, M निगेटिव इसलिए होगा क्योंकि उल्टा मैग्नेटाइज होता है। तो M निगेटिव होगा तो I निगेटिव होगा, I निगेटिव होगा तो काय निगेटिव होगा। तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए काय का वैल्यू निगेटिव तो होगा और स्मॉल होगा, क्योंकि डायमैग्नेटिक सब्सटेंस वीकली मैग्नेटाइज होता है। तो M का वैल्यू स्मॉल होगा, I स्मॉल होगा, I स्मॉल होगा तो काय स्मॉल होगा। जबकि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए काय का वैल्यू पॉजिटिव स्मॉल होता है, और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए काय का वैल्यू पॉजिटिव लार्ज होता है। क्लियर है, पॉजिटिव इसलिए होता है क्योंकि पारा और फेरो में क्या होता है, जो मैग्नेटिक मोमेंट इंड्यूस होता है वो फील्ड के डायरेक्शन में इंड्यूस होता है। ठीक है, तो यहाँ पर काय का वैल्यू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव लार्ज फेरो में, और पारा में क्या होगा, पॉजिटिव स्मॉल, और डाई में क्या होगा, निगेटिव स्मॉल। मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, इसको कहते हैं चुंबकशीलता। इसका सिंबल है म्यू। म्यू का फॉर्मूला होता है B बाय H।
म्यू का फॉर्मूला क्या है, B/H, आप यहां से देख सकते हैं। म्यू को अगर हम ऊपर कर दें तो H नीचे जाएगा, तो म्यू बराबर हो गया B/H। बी का ऐसा यूनिट होता है टेस्ला, और इसका हो गया एम्पियर पर मीटर। तो मैग्नेटिक फील्ड का ऐसा यूनिट टेस्ला और मैग्नेटिक इंटेंसिटी का ऐसा यूनिट एम्पियर पर मीटर। तो ये हो गया टेस्ला मीटर पर एम्पियर। ये हो गया टेस्ला मीटर पर एम्पियर को हम हेनरी पर मीटर भी कहते हैं। हेनरी याद है ना, इंडक्टेंस का ऐसा यूनिट होता है। इसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे हेनरी के बारे में। अभी याद रख लीजिए म्यू का ऐसा यूनिट टेस्ला मीटर पर एम्पियर, ये तो पता ही है। ऐसे परमेबिलिटी का ऐसा यूनिट टेस्ला मीटर पर एम्पियर होता है, इसको हेनरी पर मीटर भी लिखा जाता है। एक टर्म है रिलेटिव परमिएबिलिटी, इसको कहते हैं आपेक्षिक चुंबकशीलता। तो किसी भी मीडियम का जो रिलेटिव परमिएबिलिटी होता है वो उस मीडियम की परमिएबिलिटी और एयर की परमिएबिलिटी का रेशियो होता है। मान लो किसी मीडियम की परमिएबिलिटी है 10 और एयर की परमिएबिलिटी है 2, तो इसका मतलब एयर के परमिएबिलिटी से इस मीडियम की परमिएबिलिटी 5 गुना अधिक है, तो उसका रिलेटिव परमिएबिलिटी 5 कहलाएगा। यानी रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ ए मीडियम इज अ नंबर विच इंडिकेट्स how many times the permeability of a medium is greater than the permeability of air or vacuum। किसी माध्यम की आपेक्षिक चुंबकशीलता एक संख्या है जो बताती है कि उस माध्यम की चुंबकशीलता हवा या निर्वात की चुंबकशीलता से कितना गुना अधिक है। तो ये एक फार्मूला हो गया। अब इसको हम H से ऊपर नीचे अगर मल्टीप्लाई करके देखें तो म्यू H को हम B लिख सकते हैं और म्यू नॉट H को B नॉट। इसका मतलब रिलेटिव परमिएबिलिटी इज द रेशियो ऑफ नेट फील्ड इनसाइड द सब्सटेंस टू द एक्सटर्नल फील्ड। और एक और फॉर्मूला होता है म्यू आर का 1 प्लस का। तो ये फॉर्मूला कैसे आया इसको देख लो। तो देखो किसी भी सब्सटेंस के अंदर चाहे डाई हो, पारा हो, फेरो हो, हमने बताया था कि डाई मैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर नेट फील्ड होता है बी नॉट माइनस बी आई, पारा के अंदर नेट फील्ड होता है बी नॉट प्लस बी आई, और फेरो के अंदर नेट फील्ड होता है बी नॉट प्लस बी आई। क्लियर है। लेकिन अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो हम यहाँ प्लस देंगे। तो कहोगे यहाँ प्लस क्यों आ गया, क्योंकि देखो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में एक्सटर्नल फील्ड आगे होता है जबकि इंड्यूस्ड फील्ड पीछे होता है, तो दोनों को जब ऐड करोगे तभी तो सब्ट्रैक्ट होगा। तो इसलिए वेक्टर फॉर्म में हमेशा एडिशन ही लिखा जाता है। यानी चाहे कोई भी सब्सटेंस हो उसके अंदर जो नेट फील्ड बी होगी वो बी नॉट प्लस बी आई होगी। ये अलग बात है कि जब इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो इसमें माइनस आ जाएगा, इस दोनों में प्लस आ जाएगा। तो वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर बी नॉट प्लस वेक्टर बी आई, ये किसी भी सब्सटेंस के अंदर होता है। किसी भी सब्सटेंस के अंदर नेट फील्ड की वैल्यू एक्सटर्नल फील्ड प्लस इंड्यूस्ड फील्ड के बराबर होती है। अब देखो नेट फील्ड बी बराबर हम लिख सकते हैं म्यू एच, जबकि बी नॉट बराबर लिख सकते हैं म्यू नॉट एच, और बी आई बराबर लिख सकते हैं म्यू नॉट आई। म्यू एच इज इक्वल टू म्यू नॉट एच प्लस म्यू नॉट आई बराबर लिख सकते हैं काई एच। आई का फॉर्मूला काई एच, क्योंकि काई बराबर था आई बाई एच। तो यहाँ पर म्यू नॉट एच कॉमन अगर ले लें तो यहाँ बचेगा 1 और इसमें बचेगा काय। एच कैंसिल हो गया। अब देखो इधर म्यू है इधर म्यू नॉट है, म्यू नॉट को नीचे कर दो तो म्यू बाई म्यू नॉट को म्यू आर कहेंगे, तो म्यू आर इक्वल टू 1 प्लस काय। ये प्रूफ हो गया। चलिए अब आप लोग लिखना स्टार्ट करेंगे। Magnetic properties of materials. When a substance is placed in an external magnetic field, it gets magnetized. जब भी हम किसी पदार्थ को एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं तो वो मैग्नेटाइज होता है। चाहे कोई भी सब्सटेंस को रखिए, डाई, पारा, फेरो। द रिजल्टेंट फील्ड इनसाइड द सब्सटेंस इज द सम ऑफ अप्लाइड फील्ड एंड द इंड्यूस्ड फील्ड। तो सब्सटेंस के अंदर जो रिजल्टेंट फील्ड होगा वो एक्सटर्नल फील्ड बी नॉट प्लस इंड्यूस्ड फील्ड बी आई के बराबर होगा। इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड, जब एक्सटर्नल फील्ड नहीं होता है, ड्यू टू रेंडम ओरिएंटेशन ऑफ द एटॉमिक डाइपोल्स, तो एटॉमिक डाइपोल्स रेंडमली ओरिएंटेड होता है।
नेट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द सब्सटेंस इज जीरो। इसीलिए जब सारे वेक्टर का आप नेट मैग्नेटिक मोमेंट निकालेंगे वेक्टर एडिशन से तो वो जीरो आएगा। बट ड्यू टू अप्लाइड फील्ड, लेकिन जैसे ही आप एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करेंगे, दीज एटॉमिक डायपोल्स अलाइन देमसेल्व्स पैरेलल टू द फील्ड। तो ये एटॉमिक डायपोल क्या होता है, फील्ड के पैरेलल अलाइन होता है। दिस अलाइनमेंट मे बी पार्शियल और कंप्लीट। और ये जो अलाइनमेंट होता है ये आंशिक भी हो सकता है, पूर्ण भी हो सकता है। ड्यू टू दिस अलाइनमेंट देर इज अ नेट मैग्नेटिक मोमेंट इन द सबस्टांस विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंड्यूस्ड फील्ड बी आई। इस अलाइनमेंट के कारण सबस्टांस के अंदर एक नेट मैग्नेटिक मोमेंट इंड्यूस होता है जो कि इंड्यूस्ड फील्ड बी आई के लिए जिम्मेदार होता है। सम इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू मैग्नेटिक मटेरियल्स आर, फर्स्ट है मैग्नेटिक इंटेंसिटी H, द रेशियो ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। मैग्नेटाइजिंग फील्ड कहते हैं एक्सटर्नल फील्ड को या अप्लाइड फील्ड को, बी नॉट को, टू द परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस इज कॉल्ड मैग्नेटिक इंटेंसिटी। तो एक्सटर्नल फील्ड और एयर की परमिएबिलिटी के रेशियो को हम क्या कहेंगे, मैग्नेटिक इंटेंसिटी H। H का फॉर्मूला हो गया बी नॉट बाई म्यू नॉट, बी नॉट बराबर हो जाएगा म्यू नॉट H। H का एक और फॉर्मूला होता है बी बाई म्यू, ये भी याद रख लो। H का दो फॉर्मूला हो गया, एक बी नॉट बाई म्यू नॉट, एक होता है बी बाई म्यू। It is a vector quantity in the direction of applied field and has unit ampere per meter. Second है magnetization. The induced magnetic moment per unit volume in the substance is called magnetization. तो magnetization हो गया magnetic moment induced per unit volume. जब भी किसी सब्सटेंस को हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो मैग्नेटाइज होता है, तो उसके अंदर एक नेट मैग्नेटिक मोमेंट इंड्यूस होता है। तो जो मैग्नेटिक मोमेंट इंड्यूस होता है वो यूनिट वॉल्यूम में जितना इंड्यूस हुआ, मान लीजिए सब्सटेंस का टोटल वॉल्यूम है 10 मीटर क्यूब और उसमें मान लीजिए 50 एम्पियर मीटर स्क्वायर मैग्नेटिक मोमेंट इंड्यूस हुआ, तो इसका मतलब उसका जो मैग्नेटाइजेशन होगा वो 50 एम्पियर मीटर स्क्वायर टोटल मैग्नेटिक मोमेंट है और वॉल्यूम है 10 मीटर क्यूब, तो पर यूनिट वॉल्यूम यानी 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में कितना इंड्यूस होगा, 5 एम्पियर पर मीटर। जो सब्सटेंस स्ट्रांगली मैग्नेटाइज होगा उसका m ज़्यादा होगा, I ज़्यादा होगा। जो वीकली मैग्नेटाइज होगा उसका m कम होगा, I कम होगा। तो डाई मैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक दोनों वीकली मैग्नेटाइज होता है, तो दोनों का m और I कम होगा। इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी इन द डायरेक्शन ऑफ m। अब यहाँ पर देखिए ये एक्सटर्नल फील्ड है बी नॉट। अब यहाँ पर देखिए ये सब्सटेंस है डाईमैग्नेटिक, सॉरी ये है पैरामैग्नेटिक और ये है डाई। तो डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस में उल्टा, इधर देखिए ये साउथ पोल है, यहाँ पर देख सकते हैं ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, ये उल्टा मैग्नेटाइज हुआ इसलिए इसका निगेटिव I होगा, और ये सीधा मैग्नेटाइज हुआ इसका पॉजिटिव I होगा। इसका m भी पॉजिटिव, I भी पॉजिटिव, इसका m और I निगेटिव। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी इन द डायरेक्शन ऑफ m, सो डायरेक्शन ऑफ I मे बी अलोंग बी नॉट और अपोजिट टू इट। तो ये जो I का डायरेक्शन है यहाँ पर आप देख सकते हैं बी नॉट के अलोंग है, लेकिन यहाँ पर I का डायरेक्शन बी नॉट के अपोजिट है। तो डाई मैग्नेटिक के लिए I का डायरेक्शन बी नॉट के अपोजिट होगा यानी निगेटिव I होगा, और पारा या फेरो के लिए I का डायरेक्शन बी नॉट के अलोंग होगा यानी पॉजिटिव I होगा। इट्स SI यूनिट इज एम्पियर पर मीटर। थर्ड है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी काय, द रेशियो ऑफ मैग्नेटाइजेशन टू दैट ऑफ मैग्नेटिक इंटेंसिटी इज कॉल्ड मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। तो काय का फॉर्मूला हो गया I/H। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, यह स्केलर क्वांटिटी है, हालांकि ये दोनों वेक्टर है लेकिन दो वेक्टर का रेशियो हमेशा स्केलर होता है। तो इट इज ए स्केलर क्वांटिटी विथ नो यूनिट एंड डायमेंशन। इट रिप्रेजेंट्स द ईज विथ विच अ मैग्नेटिक मटेरियल कैन बी मैग्नेटाइज। ये काय का वैल्यू यह बताता है कि किसी भी सब्सटेंस को या किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल को आप कितना ईजिली मैग्नेटाइज कर सकते हैं।
जिस सब्सटेंस के लिए काय का वैल्यू ज़्यादा है इसका मतलब वो इजीली मैग्नेटाइज होगा यानी स्ट्रांगली मैग्नेटाइज होगा। जिसके लिए काय का वैल्यू कम है वो वीकली मैग्नेटाइज होगा यानी मुश्किल से मैग्नेटाइज होगा। यानी काय का ज़्यादा वैल्यू होगा तो बताएगा कि वो सब्सटेंस इजीली मैग्नेटाइज होगा। लार्जर वैल्यू ऑफ काय इंडिकेट्स दैट अ मटेरियल इज मोर ससेप्टेबल टू द फील्ड एंड हेंस कैन बी इजीली मैग्नेटाइज। देखिए काय का नाम है मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी, इसका मतलब काय का वैल्यू ज़्यादा होगा तो इसका मतलब वो सब्सटेंस मैग्नेटिक फील्ड के लिए ज़्यादा ससेप्टेबल होगा, ज़्यादा संवेदनशील होगा, इसलिए वो इजीली मैग्नेटाइज होगा। इट इज़ स्मॉल एंड नेगेटिव फॉर डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। डाई के लिए काय का वैल्यू स्मॉल होगा, नेगेटिव होगा। पारा के लिए काय का वैल्यू स्मॉल पॉजिटिव होगा और फेरो के लिए काय का वैल्यू लार्ज पॉजिटिव होगा। फॉर वेकम, वेकम के लिए निर्वात के लिए चूंकि कोई मैग्नेटाइजेशन नहीं होता है इसलिए आई भी जीरो होगा, काय भी जीरो होगा। 4 नंबर में है मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। इट इज द रेशियो ऑफ रिजल्टेंट फील्ड इनसाइड द सब्सटेंस टू दैट ऑफ मैग्नेटिक इंटेंसिटी। मैग्नेटिक परमिएबिलिटी म्यू का फॉर्मूला होता है सब्सटेंस के अंदर नेट फील्ड बी और मैग्नेटिक इंटेंसिटी एच, यानी बी इक्वल टू म्यू एच। नेट फील्ड इनसाइड द सब्सटेंस टू मैग्नेटिक इंटेंसिटी। इट मेजर्स द डिग्री टू विच अ मैग्नेटिक मटेरियल कैन बी पेनेट्रेटेड और परमिएटेड बाय द अप्लाइड फील्ड। म्यू का वैल्यू यह बताता है कि कितने हद तक मैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर मैग्नेटिक फील्ड पेनेट्रेट कर सकता है। हमने बताया था डायमैग्नेटिक सब्सटेंस मैग्नेटिक फील्ड लाइन को रिपेल करता है जबकि पारा और फेरो अट्रैक्ट करता है। फेरो मैग्नेटिक स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है। इसका मतलब कि वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन उस सब्सटेंस के अंदर कितने हद तक घुसेगा यह म्यू पर डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा म्यू होगा मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू उसके अंदर उतनी अधिक होगी। इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी हैविंग एसआई यूनिट हेनरी पर मीटर। यह स्केलर क्वांटिटी है जिसका एसआई यूनिट क्या होता है हेनरी पर मीटर या टेस्ला मीटर पर एम्पियर। अब देखिए रिलेटिव परमिएबिलिटी। इट इज द रेशियो ऑफ परमिएबिलिटी ऑफ अ मीडियम टू दैट ऑफ फ्री स्पेस। म्यू आर इक्वल टू म्यू बाय म्यू नॉट, म्यू बराबर म्यू नॉट इंटू म्यू आर। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी विथ नो यूनिट एंड डायमेंशन। चूंकि ऊपर भी म्यू है नीचे भी म्यू है तो कोई यूनिट डायमेंशन नहीं होगा। ये अभी मैंने रिलेशन समझाया था रिलेटिव परमिएबिलिटी और ससेप्टेबिलिटी के बीच। म्यू आर बराबर 1 प्लस का है। किसी भी सब्सटेंस के अंदर नेट फील्ड एक्सटर्नल फील्ड इंड्यूस्ड फील्ड का वेक्टर सम होता है। इसको आप इस तरह से लिखते चलेंगे। और म्यू नॉट को जब आप नीचे लाएंगे तो म्यू बाय म्यू नॉट को म्यू आर कहते हैं। म्यू आर बराबर 1 प्लस का है। तो म्यू आर का 3 फॉर्मूला हो गया। एक हो गया म्यू बाय म्यू नॉट, एक हो गया बी बाय बी नॉट और एक हो गया 1 प्लस का है। ठीक है, तो आज का टॉपिक यहीं तक। अब हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे।
तो आज का टॉपिक यहाँ तक ख़त्म हो गया। अगले क्लास में नेक्स्ट टॉपिक लेकर आएंगे। थैंक यू।